Hello everyone. So let's start our today's Hindu editorial analysis. Today we are going to discuss two topics. First is it's time to engage in lawfare and second is malnutrition. So in first topic, it's time to engage in lawfare. It is the topic of GS paper 2. So in this, it has been said that India has failed to fully appreciate the usage of international law as a means to advance its national security interest. इस आर्टिकल में बेसिकली ये कहा गया है कि इंडिया जो है इंटरनेशनल लॉ का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करता है जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है। ज्यादातर जब भी ऐसी कोई डिबेट्स होती हैं ग्लोबल सिक्योरिटी को लेके इंडिया में, तो उसमें मिलिट्री एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल रिलेशन एकेडमिक्स और रिटायर्ड डिप्लोमेट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो कि उस डिबेट को डोमिनेट करते हैं। बट इंटरनेशनल लॉयर्स उसमें एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होते हैं ये हमें नहीं पता, कि उनको बुलाया नहीं जाता या वो आना नहीं चाहते इन डिबेट्स में, बट वो वहां पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। और अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें, आज के टाइम पे इंटरनेशनल लॉ में बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी में इश्यूज को कवर किया जाता है, चाहे वो टेररिज्म से लेके मैरीटाइम सिक्योरिटी तक क्यों ना हो। और इनफैक्ट यूएन चार्टर का जो आर्टिकल 1 है उसमें ये साफ साफ मेंशन किया है कि उनका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव जो है वो मेंटेन करना है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, क्योंकि हमें पता है यूएन की फॉर्मेशन 1945 में हुई थी वर्ल्ड वॉर के बाद, जब उन्होंने 51 मेंबर कंट्रीज ने साथ में आकर ये डिसाइड किया था कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो उनका मेन मोटो यही है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, जिसका इस्तेमाल इंडिया जो है पूरी तरह से नहीं करता है। और इसके काफी ज्यादा एग्जांपल्स जो हैं ऑथर ने इस आर्टिकल में डिस्कस किए हैं। सबसे पहले एग्जांपल उन्होंने ये डिस्कस किया है कि जब 2019 में 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसके रिटालिएशन में इंडिया ने पाकिस्तान पे एक एयर स्ट्राइक की थी 29 फरवरी को, जबकि इंडिया जो है इसको मतलब बता सकता था कि ये हमने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि वहां पर कोई टेररिस्ट ग्रुप्स है और उसके लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। तो इसीलिए हम सेल्फ डिफेंस में ये अटैक कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इंडिया जो है ये जस्टिफिकेशन दे सकता था, बट इंडिया ने ये जस्टिफिकेशन नहीं दी और इसके बदले में उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव एक्शन का सहारा लिया। अब ये क्या है? ये एक्चुअली ये एक तरह का एक्ट है जिसमें आप पहले से ही खुद में सावधानी बरतने की कोशिश करते हो कि वो हम पे अटैक करे, इससे पहले ही हम खुद में रेडी हो जाते हैं ताकि वो हम पे अटैक ना कर पाए। तो इस तरह से इस जो डॉक्ट्राइन का था उन्होंने सहारा लिया था, जबकि वो सेल्फ डिफेंस के नाम पे, नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे खुद को जस्टिफाई कर सकते थे। और उसके बाद में जब पुलवामा अटैक हुआ तो इंडिया ने डिसाइड किया था कि हम पाकिस्तान को सस्पेंड कर देंगे। द मोस्ट फेवर्ड नेशन जो स्टेटस है उससे हम पाकिस्तान को सस्पेंड कर देंगे। और इसके लिए भी हमारे पास इंटरनेशनल लॉ है, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। उस लॉ के तहत कंट्रीज जो हैं अपने मोस्ट फेवर्ड नेशन के ऑब्लिगेशंस को डेविएट कर सकती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। बट अगेन इंडिया ने जो है इस लॉ का सहारा ना लेते हुए ये कहा था कि हम सेक्शन 8A1 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के तहत कस्टम ड्यूटीज जो है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे 200% जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। और अपनी किसी भी स्टेटमेंट नोटिफिकेशन में उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को जो है मेंशन नहीं किया था। मतलब कि हमारे पास लॉ है जिसके तहत हम नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे काफी ज्यादा स्टेप्स ले सकते हैं, बट इंडिया जो है इन
लॉस का अच्छे से इस्तेमाल नहीं करता है। और उसके बाद इन्होंने एक और एग्जाम्पल दी है कि जब इंडिया ने ये कहा था कि हमें रोहिंग्या रेफ्यूजीज को यहाँ से डिपोर्ट करना है बिकॉज वो हमारे सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकते हैं, बट अगेन इंडिया ने इसके आर्ग्यूमेंट में ये कहा कि हम रेफ्यूजी कन्वेंशन का पार्ट नहीं हैं, बट चाहे जो मर्जी हो जाए, हम रेफ्यूजी कन्वेंशन का पार्ट हों या हम रेफ्यूजी कन्वेंशन का पार्ट नहीं हों, हम प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफोल्मेंट के साथ बाइंडेड है। मतलब कि इस प्रिंसिपल के तहत ये कहा जाता है कि अगर कोई भी रिफ्यूजी को आप उस कंट्री में भेज रहे हो जहां पे उनकी लाइफ को थ्रेट है, किसी भी बेसिस पे, रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी या किसी भी बेसिस पे उनकी लाइफ को थ्रेट है, तो वो एक तरह से क्राइम है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, किसी भी कंट्री को उन रिफ्यूजीज को उन कंट्री में वापस नहीं भेज सकते जहां पे उनकी लाइफ को थ्रेट हो सके, चाहे आप रिफ्यूजी कन्वेंशन के साथ बाउंडेड हो चाहे ना हो। बट अब इंडिया जो है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफुलमेंट के एक एक्सेप्शन का सहारा ले सकती थी कि ये कह सकते थे हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, बट अगेन इंडिया ने ये नहीं कहा, सिर्फ ये कह दिया कि हम रिफ्यूजी कन्वेंशन का पार्ट नहीं है तो जाओ यहां से चले जाओ, हम तुम्हें यहां पे नहीं रखेंगे। तो ये भाई बहुत गलत बात है, तुम ऐसा नहीं कह सकते हो। अगेन एक और एग्जांपल उन्होंने दी है कि तालिबान के ऊपर इंडिया जो है प्रेशर डालने के लिए ये कह सकती थी इंडिया के इंटरेस्ट में कि आपको साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन से टेम्पररी बेसिस पे अफगानिस्तान की मेंबरशिप को वापस लिया जा रहा है, मतलब उनको सस्पेंड किया जा रहा है, उनकी मेंबरशिप को सस्पेंड किया जा रहा है जस्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए। इंडिया इस बात का भी यूज कर सकती थी तालिबान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। बट कुछ कुछ जगह पे इंडिया ने जो है इस इंटरनेशनल लॉज का सहारा लिया है, जैसे कि कुलभूषण यादव केस के दौरान जब कुलभूषण यादव को पाकिस्तान की मिलिट्री ने डेथ सेंटेंस का टैग दे दिया था, तो उस टाइम पे इंडिया ने जो है पाकिस्तान को ड्रैग किया था टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड ऑल्सो इन डेवलपिंग इंटरनेशनल लॉ टू काउंटर टेररिज्म, जिसके तहत उनको ये पूरी जस्टिफिकेशन देनी थी कि उनको आपने क्यों डेथ सेंटेंस दी गई है और क्यों उनको आपने अपनी जस्टिफिकेशन देने का मौका नहीं दिया कुलभूषण को। इस आर्टिकल में जो है ऑथर ने काफी ज्यादा रीजंस ये भी दिए हैं कि क्यों अभी तक इंडिया जो है इंटरनेशनल लॉज को पूरी तरह से मतलब यूज नहीं करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस में। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि इंटरनेशनल लॉयर्स जो हैं उनका इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें बहुत कम है, एकदम मार्जिन लाइन पे है, तो उनका इन्वॉल्वमेंट होना काफी ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात ये कही है कि जो भी हमारे लीगल एंड ट्रीटीज डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है जो कि एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को ऑन इंटरनेशनल लॉ मैटर्स, वो अंडर स्टाफ्ड है, उसमें स्टाफ ही नहीं है, उसको काफी ज्यादा इग्नोर कर दिया जाता है पॉलिसी मैटर्स में लेके, इंटरनेशनल पॉलिसी मैटर्स में लेके वो लोग इस चीज को काफी ज्यादा इग्नोर कर देते हैं और उसमें स्टाफ ही प्रेजेंट नहीं है, जो भी ये डिवीजन हमने एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए बनाई गई है। और इसके अलावा हमारे पास काफी ज्यादा और भी मिनिस्ट्रीज हैं जैसे कि कॉमर्स एंड फाइनेंस जो कि डिफरेंट इंटरनेशनल लॉज के साथ डील करती है और उसमें भी इंटरनेशनल मतलब कि एक्सपर्टाइज जो है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो भी स्टडी होती है इंटरनेशनल लॉ की वो भी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होती, उसको काफी निग्लेक्ट कर दिया जाता है और वो एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि जब आप कुछ भी चीज को स्टडी कर रहे हो ना तो सबसे पहला मोटो यही होना चाहिए कि अपनी कोलीग से तो बात आप कर ही रहे हो बट आपको पब्लिक से बात करना भी जरूरी है, जो कि यहाँ पर निग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो भाई जब भी आप कुछ भी स्टडी करते हो, किसी भी चीज से आप जिनके लिए स्टडी कर रहे हो सबसे पहले उनसे डिस्कस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा टॉपिक है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन जो है उसमें केस स्टडी है, बट उस केस स्टडी को डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअली माल न्यूट्रिशन जो है वो होता क्या है।
अगेन इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हेल्थ में जीएस पेपर 2 में आप इस टॉपिक को लिंक कर सकते हो। तो मॉल न्यूट्रिशन क्या होता है? इट रेफर्स टू डेफिशिएंसीज, एक्सेसेस और इम्बैलेंसेस इन पर्सन्स इनटेक ऑफ एनर्जी एंड और न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि आपकी जो न्यूट्रिएंट हैं, जो भी आप खाना खा रहे हो वो प्रॉपर तरीके से नहीं खा रहे हो, या तो उसमें कुछ डेफिशिएंट है, या तो कुछ एक्सेस है, या तो आप प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, जिसकी वजह से आप डिफरेंट प्रॉब्लम से सफर कर सकते हो। और उन प्रॉब्लम्स को हमने एक्चुअली 2 कैटेगरीज में डिस्टिंग्विश किया है। एक तो अंडर न्यूट्रिशन, जिसमें आपकी स्टंटिंग आ जाता है, मतलब कि आपकी एज के हिसाब से आपकी हाइट कम है। वेस्टिंग, मतलब आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कम है। अंडर वेट, मतलब आपकी एज के हिसाब से आपका वेट कम है। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, जो कि आपको इंपॉर्टेंट मिनरल्स लेने चाहिए, वो आपको इंपॉर्टेंट मिनरल्स आपकी डाइट में नहीं मिल रहे हैं। और एक्सेस की वजह से आपका ओवरवेट हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, या डाइट रिलेटेड कुछ भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ सफर करना पड़ सकता है। अब इंडिया में जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये देखा है कि 14.5% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो अंडर नरिश्ड है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की जो पोजीशन है वो 102nd पोजीशन है, मतलब हम लोग काफी खराब पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं। ICMR की रिपोर्ट के हिसाब से जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं बिहाइंड द डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 years इन इंडिया, वो माल न्यूट्रिशन की वजह से ही होती है। और यूनिसेफ की रिपोर्ट के हिसाब से 38% ऑफ चिल्ड्रन जो हैं यंगर देन 5 years ऑफ एज जो है वो स्टंटेड हैं, मतलब उनकी हाइट कम है। तो ये डिफरेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया को के बारे में हमने डिस्कस किया है। अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ चिल्ड्रन जो हैं हमें देखा गया है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लासेस से देखने को मिले हैं जो कि स्टंटेड हैं। मतलब कि यहाँ पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर्स भी आ सकते हैं। और यूनिसेफ की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया जो है वो 10th स्पॉट में है अमंग द कंट्रीज विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन। यूनिसेफ की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया जो है वो 17th स्पॉट पे है अगर स्टंटेड चिल्ड्रन की मैं बात करूं। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा परसेंटेज है अंडरवेट चाइल्ड बर्थ्स की इंडिया में। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब जो इस आर्टिकल में केस स्टडी दी गई है वो केस स्टडी बोनगिया गांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम की दी गई है, जहां पे एक प्रोजेक्ट संपूर्णा जो है वो स्टार्ट किया गया था। और ये बताया गया है कि वो प्रोजेक्ट जो है वो काफी सक्सेसफुल रहा है। और इसको सम अप करते हुए इन्होंने एक कोट दिया है जो कि हिपोक्रेट्स का है, जो कि फादर ऑफ मेडिसिन हैं। लेट फूड बी थाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी थाई फूड। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है माल न्यूट्रिशन जो चिल्ड्रन में देखी गई है वो इन्होंने काफी ज्यादा रिड्यूस की है यूजिंग नियर जीरो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। मतलब इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ी और इन्होंने काफी सस्टेनेबल वे में इस प्रोजेक्ट के तहत माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस किया है उस असम की बेंगोंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और संपूर्ण जो प्रोजेक्ट है ये हमारे जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, क्योंकि इससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 को अचीव कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 आ जाता है जीरो हंगर एंड सस्टेनेबल गोल आ जाता है 3 वाला आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ऑब्वियसली जब आपकी खाने की रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। तो जो हमारा संपूर्ण प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ और यूएन सिक्योरिटी जनरल की जो 4th सिस्टम सबमिट हुई थी उसके साथ ये मैच करता था। उन्हीं की लाइंस में इन्होंने ये जो संपूर्ण प्रोजेक्ट है स्टार्ट किया था। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आइडेंटिफाई किया है कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जो है हमारे प्रायोरिटी एरियाज है, सबसे ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज अगर कोई हैं तो वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है। एंड हमें कुपोषण मुक्त भारत की जरूरत है, मतलब माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया की जरूरत है। जब उन्होंने ये बात उन्होंने तब की थी जब उन्होंने पोषण अभियान
स्कीम को लॉन्च किया था ड्यूरिंग नेशनल न्यूट्रिशन मिशन 2017-18 के तहत। एंड इसी मिशन के मतलब पोषण माह जो कि न्यूट्रिशन मंथ सितंबर 2020 में इन्होंने देखा था कि 2416 चिल्ड्रन जो है वो माल नरिश्ड है इन लश ग्रीन ब्रह्मपुत्र वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोनगाई गांव। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने भी ये डॉक्यूमेंट किया है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो अंडर 5 हैं, स्टंटेड, वेस्टेड, अंडरवेट जो देखे गए हैं, और नंबर ऑफ एनेमिक वुमेन एंड चिल्ड्रन इन डिस्ट्रिक्ट आर हायर देन द नेशनल एवरेज। इस डिस्ट्रिक्ट में नेशनल एवरेज से ज्यादा जो है वुमेन अनेमिक पाई गई हैं और चिल्ड्रन जो है वो स्टंटेड, वेस्टेड या अंडरवेट पाए गए हैं। और अनीमिया जो है वो मेजर कॉज जो है वो पाया गया है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ का। और इस प्रोजेक्ट को इन्होंने कोलैबोरेट किया था प्रोजेक्ट सौभाग्य के साथ, जो कि डिजाइन किया गया था स्पेसिफिकली टू रिड्यूस द मैटरनल मोर्टालिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। मोर्टालिटी रेट मीन्स डेथ रेट। डेथ रेट को कम करने के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट सौभाग्य जो है वो स्टार्ट किया था मदर के डेथ रेट और इन्फेंट डेथ रेट को कम करने के लिए। और इस प्रोजेक्ट की वजह से काफी ज्यादा रिजल्ट्स हमें जो है वो देखने को मिले हैं। मैटरनल डेथ जो है वो 6 मंथ्स के अंदर हैव फॉलन फ्रॉम 16 टू जस्ट 3 एंड इन्फेंट डेथ्स 130 से 63 तक रिड्यूस हो गई थी। मतलब हमें काफी अच्छे जो है रिजल्ट्स मिले थे प्रोजेक्ट सौभाग्य में। और इसी प्रोजेक्ट को देखते हुए इन्होंने प्रोजेक्ट संपूर्णा जो है वो स्टार्ट किया और इसी के साथ इसको कोलैबोरेट कर दिया था। अब इसमें इन्होंने एक और चीज देखी कि इस डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 1000 के करीब आंगनवाड़ी हैं, जिसके अंडर 63,041 चिल्ड्रन जो बिलो 5 हैं। और इसमें इन्होंने ये भी देखा कि जब इन्होंने प्रॉपर इनके वेट और हाइट को प्लॉट किया WHO के ग्रोथ चार्ट के साथ, तो उन्होंने देखा कि 2000 के करीब जो चिल्ड्रन है वो माल नरिश्ड पाए गए हैं और 246 के अंडर मतलब 246 के करीब जो चिल्ड्रन हैं वो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं और नियर अबाउट 2100 जो चिल्ड्रन है वो मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में पाए गए हैं। बट मेजर हिंड्रेंस क्या था? मेजर हिंड्रेंस ये था कि वहां पे जो डिफरेंस पाया गया बॉयज और गर्ल्स के बीच में या डिस्क्रिमिनेशन जो उनको कास्ट वाइज मिली, उन्होंने ये देखा कि सिर्फ मदर्स मतलब फादर्स जो हैं वो बाहर जाके काम करते थे, जिसकी वजह से वो इतना सफिशिएंट अर्न नहीं कर पाते थे कि वो अपनी पूरी फैमिली को वो लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्राई किया कि मदर्स को वो एंगेज करेंगे। उन्होंने स्पेशली एक टाइप की एक स्ट्रेटजी बनाई कि जो मदर्स अवेयर थी कि अपने बेबी को, अपने चाइल्ड को किस तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है, कितनी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है, उसकी दोस्ती करवा दी उन्होंने जो मदर अनअवेयर थी, क्योंकि अवेयरनेस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उनके साथ दोस्ती करा दी और उन दोनों को बडीज बना दिया। ठीक है, दोस्ती होगी। अब ये जो है वो उनको प्रॉपर गाइड करेंगे, टाइम टेबल बना के देंगे कि इस हिसाब से आप उनको ये डाइट प्रोवाइड करो। ठीक है, तो ये उन्होंने किया, दोस्ती करवा दी। जब दोस्ती होगी तो आप फ्रीली एक दूसरे से बात कर सकते हो, ये एक टेक्निक उन्होंने यूज की थी। दूसरी उन्होंने किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना दिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होगा कि वो मदर्स जो हैं वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत खुद को अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप में इनरोल करेंगे और उससे क्या होगा, वो अपने लिए लाइवलीहुड मतलब अर्निंग्स जो है वो कर सकते हैं। मतलब अगर मदर भी अर्न करेंगे तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा बेटर जो है लाइफस्टाइल या न्यूट्रिशन जो है वो देखने को मिल सकता है। और इन्होंने देखा कि सिर्फ 3 महीनों के अंदर 74.3% ऑफ मदर्स जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में इनरोल्ड हो चुकी थी एंड बाय द एंड ऑफ ईयर 90% जो है मदर्स इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो है वो इनरोल्ड हो चुकी थी। अब देखो ना, डाइट चार्ट बना दी, उसमें कह दिया कि भाई तुम्हें एग चाहिए। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बना दी। स्टार्टिंग में तो
अर्निंग नहीं होगी ना, टाइम तो लगता है ये हर चीज के लिए। अब तुम कहीं पर भी जाओगे, स्टार्टिंग में कहोगे बिजनेस चल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 100 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क और एग जो है वो अल्टरनेट डेज में फॉर 2416 चिल्ड्रन के पहले 3 महीनों के लिए उन्होंने प्रोवाइड किए, ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए और अपनी जो भी न्यूली फाउंड जॉब्स हैं उसमें उनको अर्निंग करने का मौका मिल जाए, तब तक वो सेटल हो जाएंगे। उस 3 महीनों के बाद उन्होंने जो था उनको मिल्क और जो एग थे वो प्रोवाइड करना बंद कर दिया। बट उन्हें ये देखने को मिला कि काफी ज्यादा उनको अच्छा रिजल्ट मिला, और जो भी चिल्ड्रन थे दे गॉट प्रोटीन्स जो भी उनको नीडेड थे। एंड प्रोजेक्ट संपूर्णा की वजह से एटलीस्ट 1200 चिल्ड्रन जो है वो माल नरिश्ड होने से बच चुके हैं लास्ट ईयर में। और इसी वजह से नेशनल न्यूट्रिशन मिशन ने और स्टेट गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है संपूर्णा प्रोजेक्ट को इन इनोवेशन कैटेगरी। सो देखो, इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ी, सिर्फ एक सस्टेनेबल वे में उन्होंने कितने अच्छे से कितना बेटर रिजल्ट जो है वो 1 साल में देखने को उनको मिला है। So these are the questions for today. The kind of malnutrition in which more nutrients are taken than the required amount for normal growth of body. And second group is question is about International Court of Justice. So these are the answers for yesterday's question. So for today, the quote is, poverty is the biggest sin and hunger is its biggest punishment. जो कि बिना किसी क्राइम किए भी आपको पनिशमेंट भुगतनी पड़ती है। So thank you for today. Bye bye.